ओके सो जब हम लोग प्रोडक्ट ढूंढ रहे होते हैं प्राइवेट लेबल की amazon के ऊपर, तो हम लोगों को डिफरेंट जो एक जहन में क्राइटेरिया है वो रखना पड़ता है। ये क्राइटेरिया amazon ने नहीं दिया। amazon हर चीज सेल करता है, इसके ऊपर हर सेलर आकर हर तरह की सेल करते हैं। लोग बुक सेल करते हैं, लोग टॉय सेल कर रहे हैं, लोग दिस टिश्यूज दे आर सेलिंग, लुक एट दिस, दे आर सेलिंग ऑल काइंड ऑफ द प्रोडक्ट्स। बट हम क्यों एक क्राइटेरिया लगाते हैं? क्योंकि हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है लोगों के साथ काम करके, हमने एक्सपर्ट्स की ओपिनियन को सुना है, खुद भी काम किया है, और हमने देखा है कि हम हर चीज नहीं सेल कर सकते। कुछ चीजों में अमेजोन रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, उनको गेटेड कर देता है। गेटेड मीन्स उन पे गेट लगा देता है, उनके लिए स्पेशल परमिशंस चाहिए होती हैं, और बजट भी। परमिशन का बेसिकली मकसद होता है कि आपको बजट लगेगा, आपको टाइम लगेगा। दूसरी तरफ ये होता है कि कुछ चीजें होती हैं जो कॉमन सेंस होती हैं। जैसे अगर आप कोई इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट चूज करते हो, जब आप उसे बनवाते हो और उसे सेल करते हो, तो उसके अंदर 100% चांस होता है कि एरर आ जाए, कि वो चीज चलेगी नहीं। अगर आपने वो बनवाई है तो उसमें आपको काफी ज्यादा लॉस हो सकता है, और बाज़ औक़ात एक दो तीन चार प्रोडक्ट्स भी इस तरह खराब हो जाती हैं। कस्टमर भी कह देता है कि ये चीज चली नहीं। इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स हम नहीं करते हैं, हैवी प्रोडक्ट्स हम नहीं करते हैं ताकि हमें शिपिंग ना पड़े, फ्रेजाइल प्रोडक्ट्स हम नहीं करते हैं कि वो टूट जाएंगी। इसी तरह से हम उन चीजों से अवॉइड करते हैं जिसके अंदर बड़े बड़े ब्रांड्स बैठे हों। आप मिसाल के तौर पे आप फोन सेल करने का सोचें, तो एप्पल भी है, सैमसंग भी है, द पीपल दे हैव लाइक वैरायटी ऑफ मोबाइल फोन्स। तो कोई आपके ब्रांड का फोन क्यों लेगा? इसका मतलब तो ये है कि आपके पास अरबों डॉलर होना चाहिए। या आप जो है सिक्योरिटी कैमरा जैसे यहाँ नजर आ रहा है, तो आप सोचेंगे मैं सिक्योरिटी कैमरा सेल कर लूं, बट इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, जस्ट बिकॉज एक तो ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर बड़े बड़े लोग पहले ही बैठे हुए हैं जो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से चीजों को सेल कर रहे हैं। तो प्राइवेट लेबल के जो सिनेरियो है उसके अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स को अवॉइड करना है। हमने ऐसी कैटेगरी में जाना है जिसके अंदर परमिशंस का भी ज्यादा इशू ना हो, और जिसके अंदर प्रोडक्ट्स भी हमें वो मिले जिनकी शेल्फ लाइफ जो है वो ज्यादा हो। अब शेल्फ लाइफ से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पे आप कहें कि मैंने जो है वो चीजें सेल करनी है, सब्जी सेल करनी है, ठीक है, या मैं जो है वो प्लांट्स, जिंदा प्लांट्स सेल करना चाहता हूँ, ठीक है, या फिर मैं जो है यानी आर्टिफिशियल नहीं, जो ट्रू प्लांट्स होते हैं लाइव, वो उनको सेल करना चाहता हूँ, या मैं दालें सेल करना चाहता हूँ, मतलब कि कोई भी ग्रोसरी की कैटेगरी आप सेल करना चाहते हैं, तो इन सब की शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा कम है। मतलब ये खराब हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी तो आपके पैसे जाया हो जाएंगे। तो लिहाजा हम ऐसी चीजों से भी, amazon फ्रेश के नाम से ये चीजें सेल होती हैं amazon के ऊपर। यहाँ अगर आप देखो तो नीचे अगर आप यहाँ से आओ इसकी कैटेगरी के अंदर, तो ये amazon फ्रेश है। ठीक है, तो हमने amazon फ्रेश में भी नहीं जाना, जस्ट बिकॉज के जो इसके अंदर कैटेगरी आती है फ्रेश में, वो सारी चीजों की शेल्फ लाइफ कम होती है। इसी तरह से मेकअप की जो चीजें होती हैं वो भी एक्सपायर हो सकती हैं, लेकिन उनकी एक्सपायरी को 3 साल लगते हैं। तो ऐसी प्रोडक्ट जिनकी शेल्फ लाइफ जो है वो कम ना हो और उनकी शेल्फ लाइफ लंबी हो, आपने उन चीजों की तरफ भी ध्यान देना है। और ऐसी भी कोई प्रोडक्ट ना हो जो रनिंग ना हो, यानी कस्टमर वो प्रोडक्ट को 10 सालों में एक दफा खरीदे। ठीक है, वो जो प्रोडक्ट जो कस्टमर 10 सालों में एक दफा खरीदेगा उसकी प्राइस बहुत ज्यादा होती है। जैसे अगर कोई एलईडी खरीदता है तो उसकी प्राइस 350 डॉलर तक लिखी हुई है। अब 350 डॉलर तक बजट निकालना एक बहुत बड़ी बात होती है, और ये कोई इंसान 10 सालों में एक दफा ही करेगा। तो ऐसी प्रोडक्ट्स को भी नहीं आपने टारगेट करना जो कि अक्सर फ्रीक्वेंट सेल ना होती हो। आपने कस्टमर की साइकी को मद्देनजर रखते हुए चीजों को देखना है। तो मैंने आपको जो मोटा मोटा क्राइटेरिया बताया है वो तो मैंने आपको सीधा बताया कि आपने कंपटीशन देखना है। ठीक है, कंपटीशन में मिसाल के तौर पे आप यहाँ आते हो और आप आगे लिखते हो आ, क्या लिखते हो आप? नाइफ होल्डर, नाइफ ब्लॉक। ठीक है, नाइफ ब्लॉक सेट कर लेते हैं। आपने नाइफ ब्लॉक सेट लिखा, आपके जहन में आया मैं ये सेल करता हूँ। तो नाइफ ब्लॉक सेट जब आपने लिखा, तो उसके बाद आपने यहाँ पे उसके ये रिजल्ट्स देखने हैं कि इसको कितने लोग सेल कर रहे हैं। यहाँ 2000 लिखा है, मैंने आपको 3000 का क्राइटेरिया दिया था, ये 3000 से ज्यादा ना हो।
उसके बाद मैंने आपको कहा कि आपने उसकी चेक करनी है कि वो कितनी ज्यादा सेल होती है। उसके लिए मैंने आपको जंगल स्काउट का तरीका बताया कि आपने जंगल स्काउट ओपन करें, जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर ओपन करें, प्रोडक्ट को ओपन करें जिसका आप चाह रहे हो कि आपको पता चले कि नंबर ऑफ सेल्स कितनी है पर मंथ। उसके नीचे आए, नीचे आने के बाद आपके पास यहाँ पर मौजूद होगा बेस्ट सेलर रैंक। बेस्ट सेलर रैंक का क्या, ये मैंने बातें आपको बताई हैं बेस्ट सेलर रैंक वाली। और ये जो मैंने आपको यहाँ से बताया हुआ है कि ये इसका बेस्ट सेलर रैंक है, वो बेस्ट सेलर रैंक क्या, तो मुझे चैट बॉक्स में बताएं। यू नो ना हाउ टू यूज जंगल स्काउट फॉर सेल्स एस्टिमेशन। ठीक है, जबरदस्त। तो यहाँ से आपने जो है कैटेगरी चेक की, बेस्ट सेलर रैंक चेक किया और आपने सेल्स निकाल दी। और मैंने प्रॉफिटेबिलिटी के लिए अमेजन रेवेन्यू कैलकुलेटर आपको बताया था। ये तीन चीजें हो गई, लेकिन इससे हट के जो बातें मैं अभी भी साथ साथ आपसे डिस्कस कर रही हूँ वो यही है कि आपने ऐसी चीज नहीं देखनी जो ब्रेकेबल हो, हैवी हो। आपने रेटिंग जरूर चेक करनी है। यहाँ पे जो रेटिंग है ना, यानी रेटिंग से हमें ये पता चलता है कि ये चीज मैक्सिमम कितनी दफा सेल हो चुकी है। क्योंकि लोग चीजें खरीदेंगे तो ही रेटिंग देंगे, तो ही रिव्यू देंगे। तो ये जो रेटिंग है ये यहाँ पर कम से कम भी आपकी जो है वो एटलीस्ट 1500 से 1800 रेटिंग होनी चाहिए। किसी भी प्रोडक्ट की रेटिंग 1500 से 1800 हो। प्राइस का मैंने आपको बता दिया कि वो एक रेंज है जो आप अपने जेहन में रखनी है कि इससे ज्यादा या इससे जो कम है वो प्राइस ना हो, क्योंकि कम होगी तो हमारा प्रॉफिट नहीं निकलेगा, ज्यादा होगी तो वो लोगों की रेंज से ही बाहर चली जाएगी। तो इस वजह से आपने अपने जेहन में ये सारी की सारी जो है वो बातों को भी रखना होता है। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद जो है वो मैंने आपको स्मॉल साइज का भी बता दिया कि साइज जो है प्रोडक्ट का वो बेसिकली स्मॉल हो या फिर मीडियम हो। बहुत ज्यादा बड़े प्रोडक्ट की वही बात है कि उसका वेट ज्यादा हो जाएगा। देखिए, इस प्रोडक्ट के साइज का डायरेक्ट ताल्लुक जो है ना, दैट इज रिलेटेड टू योर वेट। अब अगर प्रोडक्ट बड़े साइज की होगी तो ज्यादातर उसका जो वेट है ना वो भी ज्यादा होता है। और सिर्फ ये ही नहीं, अगर उसका वेट सपोज करे ज्यादा ना भी हो तो एक और बहुत बड़ा मसला आता है और उस मसले को कहते हैं एरिया घेरना। मैंने आपको एफबीए और एफबीएम का कॉन्सेप्ट बताया था। एफबीए क्या होता है और एफबीएम क्या होता है? मुझे चैट बॉक्स में बताएं, मैंने आपको एफबीए और एफबीएम का बताया था। ठीक हो गया। देखें, जब आप एक प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, यहाँ पर आते हैं और आने के बाद ये आपके पास साइड पे होता है बायर बॉक्स, इसे कहते हैं बायर बॉक्स। ये जो बायर बॉक्स है, इस बायर बॉक्स को अगर आप पढ़ो तो इसमें पहले ऊपर ये लिखा होता है, प्राइस होती है, नीचे ऐड टू कार्ट बाय नाउ होता है। यहाँ ये ऐड टू कार्ट बाय नाउ होता है और उसके नीचे सिक्योर ट्रांजैक्शन लिखा होता है। सिक्योर ट्रांजैक्शन का बेसिकली मतलब होता है कि अमेजोन के थ्रू ट्रांजैक्शन हो रही है, इसलिए आप परेशान मत हो। अच्छा, यहाँ होता है शिप फ्रॉम और सोल्ड बाय। ठीक है, शिप फ्रॉम सोल्ड बाय। शिप फ्रॉम का मतलब ये होता है कि amazon जो है वो आपकी जो प्रोडक्ट है उसको शिप करेगा। आपने एक प्रोडक्ट बनवाई, मिसाल के तौर पे ये आपको अच्छा लगा, आपने कहा चलें जी ये मैं भी ये सेल करूंगा। आपने ये ऑर्डर बनाने का दिया चाइना में। चाइना से ये प्रोडक्ट बन के कहाँ पर आई? यूएसए में, क्योंकि यूएसए में आपने सेल करनी है। चाइनीज ने बना के ये प्रोडक्ट आपको भेज दी यूएसए में। अब amazon के वेयर हाउसेस जो हैं वो यूएसए की डिफरेंट स्टेट्स में मौजूद हैं, आप गूगल कर सकते हो। वेयर हाउस का मतलब आप समझते हो कि जहाँ पे गोदाम होता है। तो amazon के जो गोदाम है वो डिफरेंट स्टेट्स में मौजूद हैं। आप जब अपनी इन्वेंट्री बनाते हो तो amazon आपको बताता है कि भाई मेरे फलां गोदाम में भिजवा दो अपनी इन्वेंट्री। आपने अपनी इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मींस के प्रोडक्ट जो बनवाई है उसको भिजवा दिया अमेजोन के वेयर हाउस में। अब वहां पर वो पड़ी हुई है। अब कोई कस्टमर आता है और वो आपकी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करता है या बाय नाउ करता है, तो अब ये प्रोडक्ट अमेजोन के पास है, आपके पास नहीं है। अमेजोन ने इस प्रोडक्ट को उठाया, पिक किया, पैक किया और शिप कर दिया कस्टमर के घर तक। तो ये आपकी प्रोडक्ट को पिक करना, पैक करना और जो शिप करने का काम है, अगर ये अमेजोन कर रहा है तो उसको कहते हैं एफबीए, फुलफिलमेंट बाय amazon। क्या कहते हैं? एफबीए, फुलफिलमेंट बाय amazon। ठीक है, फुलफिलमेंट बाय amazon का बेसिक मतलब ये होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसको amazon ने अपने वेयर हाउस में स्टोर किया हुआ है और जब भी कोई ऑर्डर आता है तो amazon ही आपकी जो प्रोडक्ट है उसको पिक करेगा, उसको पैक करेगा और उसको शिप करेगा अपने वेयर हाउस तक। ठीक है, यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आई है? और ये जब
amazon यानी कि आप एक सेलर हैं और आप चीज को सेल करना चाहते हैं, और अगर आप amazon को परमिशन देते हैं कि वो आपकी प्रोडक्ट को पिक करे, पैक करे और शिप करे, तो फिर उस केस में यहाँ पर लिखा हुआ आता है शिप फ्रॉम amazon। इट मीन्स के इस सेलर ने FBA किया हुआ है, फुलफिलमेंट बाय amazon। सोल्ड बाय में ब्रांड अपना नाम लिखेगा, क्योंकि जो चीज बेच रहा है वो तो ब्रांड है, लेकिन उसको जो शिप कर रहा है वो amazon कर रहा है। अगर कोई सेलर यहाँ पर शिप फ्रॉम भी सिंपल गिव लिखा होता, तो इसका मतलब ये था कि इस प्रोडक्ट को जो शिपमेंट कर रहा है, यानी कि पिक कर रहा है, पैक कर रहा है, कस्टमर के घर तक शिप कर रहा है, वो भी सिंपल गिव ब्रांड ही कर रहा है। उसे कहते हैं FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। क्या कहते हैं? FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट का मतलब है कि इस प्रोडक्ट को जो आपका कस्टमर है, ये सॉरी आपका सेलर है, वो ही इसको पिक कर रहा है, पैक कर रहा है और शिप कर रहा है। FBA, फुलफिलमेंट बाय amazon। FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ठीक है, तो FBA और FBM जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने हमेशा FBA पे फोकस करना है, हमने कभी भी FBM नहीं करना, क्योंकि FBM करने का जो एक इशू होता है वो ये होता है कि amazon आपको बहुत ज्यादा प्लेवरेज नहीं देता, amazon आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं देता। amazon आपको बहुत ज्यादा फायदा इसलिए नहीं देता क्योंकि amazon को इस बात का पता होता है कि अगर मैंने इनको मतलब ज्यादा फायदा दिया तो अ, ये मेरे अपने बिजनेस का नुकसान है। amazon ये पसंद करता है कि आप प्रोडक्ट उनके पास भेजो, वो खुद ही उसको पिक पैक और शिप कर दें। ठीक है, कोई रिटर्न आता है, मिसाल के तौर पे किसी ने प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया या टूट गई या कोई मसला हो गया, तो उसको भी amazon खुद ही वापस लेकर आएगा और आपको बताएगा कि आपकी ये प्रोडक्ट का मसला है, आप इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो FBA और FBM का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेकेंडरी क्राइटेरिया है, पहले तो हमने प्राइमरी पढ़ लिया, कंपटीशन और डिमांड वाला और प्रॉफिटेबिलिटी वाला। अब जो थर्ड क्राइट बेसिकली जो हमारा सेकेंडरी क्राइटेरिया है, वो है इम्प्रूवमेंट पोटेंशियल, लीगल लिमिटेशन एंड ईज टू सोर्स इंपोर्ट एंड सेल। इम्प्रूवमेंट पोटेंशियल, legal limitation, and third one is to source, import and sell। improvement potential का मतलब ये होता है कि जो भी कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, आप कोशिश करें कि उसके अंदर आप कोई ऐसी यूनिक चीज दें, यूनिक प्रपोजिशन दें, कुछ भी ऐसा यूनिक दें कि लोग आपके ब्रांड को याद रखें। जैसे अभी हमने जैसे नाइफ सेट को सर्च किया, अब ये नाइफ सेट आप सपोज करो सेल करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप देखो कि सब लोग ही नाइफ सेट सेल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर कुछ ऐसा यूनिक, कुछ एक्स्ट्रा, कोई चीज, कुछ भी हो सकता है, कोई भी डिजाइन में कोई ऐसा स्टाइल हो सकता है जो कस्टमर को अट्रैक्ट करे, या फिर उसकी ईज हो, उसमें उसको आसानी हो यूज करने में। जैसे ये सारे ब्लॉक्स हैं, इसमें से ये जो ट्रांसपेरेंट है ये एक थोड़ा सा डिफरेंट सा है, लेकिन इस ट्रांसपेरेंट को वॉश करना आसान है नहीं है, वो एक अगली बात है। ठीक है, अब ये जो जितने भी ब्लॉक सेट्स है ना, ये महंगे हैं, ये प्रोडक्ट हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं है, मैं जस्ट आपको रेफरेंस के तौर पे बता रही हूँ। ये काफी ज्यादा महंगी प्रोडक्ट है। तो आपने कोई यूनिक प्रपोजिशन देनी है, जैसे आप ये देखिए इसमें सारे नाइफ्स के साथ एक जो है सीजर वो भी अटैच हो रही है, यहाँ भी सीजर अटैच हो रही है, इनके बॉक्स में सीजर नहीं है, तो सीजर का बीच में अटैच होना इट कुड बी अ पॉजिटिव थिंग। जैसे यहाँ पर अटैच हो रही है, इन्होंने भी किया, इन्होंने भी किया। हाँ, ये है यूनिक प्रपोजिशन जिसकी बात मैं बता रही थी। ये देखें, इम्प्रूवमेंट पोटेंशियल का मतलब ये है कि जैसे ये ब्लॉक दूसरों की तरह का है, लेकिन इन्होंने साथ में क्या किया है, स्पैचुला दिया है और साथ में ये स्कूप्स दिए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कस्टमर खुश हो जाता है। अगर आप किसी को एक टॉफी भी दे देते हैं ना, लोग अगर आपसे हजारों की चीजें लें, ठीक है, तो उन्हें वो हजारों की चीजें लेके इतनी खुशी नहीं होगी जितनी आप उन्हें निकलते हुए एक कैंडी दे दें। बिकॉज कैंडी इज फ्री, कैंडी इज गिफ्ट। सो आपने ये देखना है, एक तो प्रोडक्ट के डिजाइन में कोई इंप्रूवमेंट आ जाए, और दूसरी तरफ ये है कि आप साथ में उन्हें कोई एडिशन, कोई चीज दे दो। ठीक है, इसे कहते हैं इंप्रूवमेंट पोटेंशियल, और ये आपने जेहन में रखना है। आपने जब कोई प्रोडक्ट सर्च करनी है कोई भी कीवर्ड डाल के, और ये ढेर सारे लोग आपके सामने ओपन हो, इन सबको स्टडी करें, देखें इनमें से कौन सा बंदा कौन सा यूनिक काम कर रहा है। ठीक है,
और जो थोड़ा सा यूनिक हो, आप अपने सप्लायर से बात कर सकते हैं, वो मैं आगे सिखाऊंगी। आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि इसमें कुछ यूनिक हो सकता है, कुछ डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, वो भी आपको हेल्प करेंगे इस चीज में कि हाउ कैन यू फाइंड समथिंग डिफरेंट इन दैट। देन लीगल लिमिटेशन। लीगल लिमिटेशन जो होती है वो क्या होती है? लीगल लिमिटेशन जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लीगल लिमिटेशन का बेसिकली मतलब, एक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है, ठीक है, कि आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि लीगल लिमिटेशन में आपके पास गेटेड कैटेगरी ना हो। ठीक है, गेटेड कैटेगरी का मैंने आपको बताया है कि कोई रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो ज्यादा मौजूद ना हो, तो दैट इज कॉल्ड बेसिकली योर वन पॉइंट कि आपकी प्रोडक्ट गेटेड नहीं है, अमेजोन की तरफ से आपको अलाउ है। दूसरी तरफ जो एक लीगल लिमिटेशन होती है, उस लीगल लिमिटेशन को कहते हैं पेटेंट। PATENT, पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट बेसिकली मतलब होता है कि एक इंसान, उसने ये डिजाइन बनाया, जब उसने ये डिजाइन बनाया तो ये उसका यूनिक डिजाइन है। वो इस डिजाइन एज इट इज, जो इसका डिजाइन है, जो इसका साइज है, जो इसकी डायमेंशंस है प्रोडक्ट की, वो इनका लीगल पेटेंट ले लेता है, लीगल हक ले लेता है कि ये मेरा डिजाइन है, इसे कोई और कॉपी नहीं कर सकता। उसको कहते हैं पेटेंट। मैं अगर आपको बताऊं तो आपने पेटेंट चेक करना होता है। पेटेंट आप कहाँ से चेक कर सकते हो? पेटेंट आप चेक कर सकते हो PSF@USPTO.gov। इस वेबसाइट पे आप अगर जाओ तो यहाँ से आपने, ये है देखे ऊपर डिफरेंट खुल रही हैं, ठीक है, रॉकेट लॉयर, रॉकेट लॉयर नहीं, ठीक है, इनोवेशन होम नहीं, यहाँ पे बेयर रीप ये भी नहीं, आपने है ना ये US, ठीक है, अमेरिका का USPTO.gov। ठीक है, यहाँ से ये ओपन कर लें या फिर ये ओपन कर लें, सर्च फॉर पेटेंट USPTO, यहाँ ऊपर लिखा होना चाहिए एड्रेस में। आपने इसको क्लिक किया। ये जो इनकी वेबसाइट है ये खुद ही अमेरिका ने ही दी हुई, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस की शॉर्ट फॉर्म है USPTO। यहाँ पर आओ तो आपको सामने पेटेंट लिखा हुआ नजर आ रहा है। पेटेंट, यहाँ से आप पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये काम वैसे लॉयर करता है, अमेरिका के अंदर जो लॉयर्स होते हैं वो ये काम करते हैं। और इट दे चार्ज डिफरेंट, ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो है वो चार्जेस होते हैं, और वो आपसे वो चार्जेस ले लेंगे, जितने का भी हुआ वो आपको बता देंगे, $150 लगता है, $200 लगता है, और आप यहाँ से पेटेंट कर लो, जैसे अप्लाई फॉर पेटेंट। आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अगर आप किसी लॉयर को रखना चाहो तो आप किसी लॉयर को भी कह सकते हो कि वो ये आपका काम कर दे, लेकिन पैसे वो आपसे वही लेगा जो लगेंगे। यहाँ अपने सर्विस चार्जेस थोड़े बहुत ले लेगा। तो पेटेंट आपने चेक करना है। अब ये नहीं है कि अब मैं आपको कह रही हूँ आपने पेटेंट चेक करना है तो आप जो भी प्रोडक्ट पकड़ो, आपको कि मुझे कैसे पता चलेगा ये पेटेंट है या नहीं है। ठीक है, तो इसकी ये है बहुत आगे की बातें, लेकिन ये आपको बता मैं इसलिए रही हूँ कि आपके जहन में होनी चाहिए कि अभी नहीं, जब हम ये रिसर्च करेंगे ना प्रोडक्ट, तब आपने पेटेंट्स नहीं चेक करने लग जाना, बिकॉज दैट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन कल को जब कभी आप अपने किसी क्लाइंट के साथ काम करते हो प्राइवेट लेवल पे, तो आपको जेन में होना चाहिए कि मैंने उसका पेटेंट जो है वो चेक करवाना है आगे जाके, मतलब 2-3 महीने के बाद, ताकि कोई मसला ना हो। ज्यादातर पेटेंट नहीं होता, बहुत कम लोग हैं जो पेटेंट ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि फिर भी एज अ सिक्योरिटी आपको बेहतर है कि आप लीगल लिमिटेशन पेटेंट की चेक कर लो। ठीक है, इसके अलावा जो लीगल लिमिटेशन है वो ये हो सकती है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर मजीद मसले ना हो। मजीद मसले मतलब कि कोई फ्लेम एबल प्रोडक्ट ना हो। फ्लेम एबल प्रोडक्ट समझते हैं? फॉर एग्जांपल आप कहते हो मैंने बॉडी स्प्रे सेल करना है, तो आपको पता है बॉडी स्प्रे फ्लेम एबल है। ऐसे ही है परफ्यूम्स जो है ना, वो भी स्प्रे जो होता है परफ्यूम्स का, वो भी जो है वो बॉडी स्प्रे। तो जो बॉडी स्प्रे है, परफ्यूम्स हैं, ये सारे के सारे एग्निशन हो सकती है, इनको आग लग सकती है, ये फट सकते हैं। तो इस तरह फ्लेम एबल प्रोडक्ट ना हो, हजार्डियस प्रोडक्ट ना हो। अगर बच्चा ये इसको पकड़ लेगा, खा ले या मुंह में डाले, तो इससे बच्चे को कुछ भी नुकसान हो सकता है। घर में बच्चे भी मौजूद होते हैं। टैबलेट्स यानी फार्मेसी है, ठीक है, आपको यहाँ पे अमेजोन में
नीचे आओ कैटेगरीज में, तो यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट्स है उसके अंदर एक फार्मेसी लिखी हुई नजर आती है। अब फार्मेसी या क्लिनिक की प्रोडक्ट्स हजार्डियस हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा मेकअप की प्रोडक्ट्स जो हैं, कोई भी क्रीम, ठीक है, कोई भी अगर आपने क्रीम लगानी है, ठीक है, तो जो क्रीम होती है वो अब आपके पास जो है वो आपकी स्किन के ऊपर लगती है, ठीक है। तो कोई भी प्रोडक्ट जो आपकी स्किन के ऊपर लगती है वो भी आपकी स्किन को डैमेज कर सकती है, तो इस वजह से इसमें कुछ पोटेंशियल लायबिलिटीज आ जाती हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो किसी इंसान की बॉडी के ऊपर लगे या इंसान के जिस्म के अंदर जाएं, जैसे कि कोई जूस, ठीक है, जो जूस हो सकता है, ठीक है, जो जूसेस होते हैं पीने वाले, ये लोगों की बॉडी के अंदर जाने हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज जो बॉडी के अंदर जाए या ऐसी चीज जो बॉडी के ऊपर लगे, वो वाली चीजें पोटेंशियली हैजार्डियस हो सकती हैं, तो उनको भी अवॉइड करना है। फ्लेमेबल प्रोडक्ट्स को भी आपने अवॉइड करना है। और इसके अलावा लीगल लिमिटेशन में आपको यहाँ से ही यूएसपीटीओ पे ही पेटेंट के आगे ट्रेडमार्क लिखा हुआ नजर आएगा। व्हाट इज दिस ट्रेडमार्क? ट्रेडमार्क का मतलब आपको पता ही होगा। ट्रेडमार्क का क्या मतलब है? जैसे ये पेन यूर है, अब पेन यूर का ये जो साइन है, ठीक है, दैट इज द ट्रेडमार्क। अब अगर आप फाइवर पे आ जाओ, तो फाइवर का ये जो साइन है, फाइवर डॉट, ठीक है, ब्लैक कलर और ग्रीन कलर का, दैट इज ट्रेडमार्क। कोई भी जो प्रोडक्ट कोका कोला का ट्रेडमार्क है, यानी कि किसी भी इंसान का जो लोगो होता है वो उसका ट्रेडमार्क होता है। आपने अगर मिसाल के तौर पे अपनी कोई वेबसाइट बनाई है, या आप सेल करने जा रहे हो और आप अपना नाम रखते हो हैदर, मिसाल दे रही हूँ, या आप लिखते हो एच एच, ठीक है, लेट सपोज। अब वो जो H&H है, वो H&H बेसिकली आपका ट्रेडमार्क भी है और आपके स्टोर का नाम भी है। तो अब आपने उस ट्रेडमार्क को रजिस्टर भी कराना होता है। जैसे ये देखे, इसी को देख ले, मॉन्स्टर, इसका ये जो M है ये ट्रेडमार्क है, इन्होंने इसको रजिस्टर कराया होगा, ये जो मॉन्स्टर लिखा हुआ है इसे भी कराया होगा, तो वो भी आपने यूएसपीटीओ की वेबसाइट पे आके यहाँ ट्रेडमार्क के ऊपर आना होता है, और यहाँ सर आपने ट्रेडमार्क के लिए भी अप्लाई करना होता है। ये भी आगे की बातें हैं, ठीक है। अप्लाई फॉर ट्रेडमार्क, ये आपने जो अप्लाइड फॉर ट्रेडमार्क है, गोरों का काम सारा ऑनलाइन होता है, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो पाकिस्तान से बैठ के अपने क्लाइंट के लिए। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है, और वो ये कि आपको पता हो कि अर्ली स्टेजेस पे नहीं, ये नहीं कि शुरू में ही ट्रेडमार्क रजिस्टर करा दिया। बाजू का स्टोर का नाम बदलना पड़ सकता है, अमेजोन आपका स्टोर बंद कर सकता है। तो आपका काम अच्छा चलने लग जाए तो आप 8 महीने के बाद या 12 महीनों के बाद आप इस तरफ भी आओ और अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर जरूर कराओ, ठीक हो गया। उसके बाद इसके अलावा आप जो है वो अमेजोन की जो फर्दर रिस्ट्रिक्शंस है, वो मैं अगेन आपको पहले ही बता चुकी हूँ, गेटेड अनगेटेड वाला था, ठीक है। तो आपने उसके ऊपर काम किया हुआ है कि अनगेटिंग amazon के नाम से है, मैंने आपको शायद बताई थी या नहीं। अनगेटिंग amazon के नाम से अगर आप देखो तो वो मुझे वैसे ये ज्यादा पर्सनली अच्छी लगती है। अनगेटिंग amazon जो है इसके ऊपर, अनगेटिंग amazon, ये वाला है। ये जितनी भी हैं वैसे सारी की सारी वो आपको गाइड प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर आप ये ओपन कर लो, ठीक है, forumbrands.com का, तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। और ये अमेजोन का अपना भी उन्होंने लगाया हुआ है यहाँ पे गेटिंग के मजीद, अगर आप जानना चाहो तो वो आपको मिल जाएगी, ये तो बुक है, लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे। तो गेटिंग हो गई, ट्रेडमार्क हो गया, और उसके बाद आपकी लीगल लिमिटेशन के अंदर जो मैंने बताया है आपको, क्या बताया था, पेटेंट, पेटेंट हो गया, ठीक है। ये सारी की सारी आपकी सेकंड चीजों में आता है कि आपने इन सारी चीजों को भी अपने ध्यान में रखना है कि आप चाहते, और एंड पे जो मैंने आपको बात बताई थी, तीसरा क्राइटेरिया, सेकेंडरी क्राइटेरिया का तीसरा क्राइटेरिया है कि ईज टू सोर्स, शिप एंड इंपोर्ट। यानी कि आपकी जो प्रोडक्ट है आपने उसको हेडेक नहीं बना लेना, उसको इतना मुश्किल नहीं बना लेना कि उसको बनवाने में, मंगवाने में मसला हो, ठीक है। सिंपल प्रोडक्ट होनी चाहिए, उसके बहुत ज्यादा पार्ट्स भी नहीं होने चाहिए। पार्ट्स वाली प्रोडक्ट का एग्जांपल दूं मैं आपको, तो जैसे जूसर होते हैं,
ठीक है, ये जो जूसर्स होते हैं आपको पता है इनके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट फिर दूसरा पार्ट फिर तीसरा पार्ट, पता नहीं इनको 20 पार्ट्स मिला के एक जूसर कंप्लीट होता है। तो इस तरह की जो प्रोडक्ट्स है, वैसे तो ये इलेक्ट्रॉनिक है, ये तो वैसे ही हमने नहीं करनी, मगर इस तरह की एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि जिनके बहुत ज्यादा पार्ट्स हो, लिड्स हैं, ठीक है, बीच में ये ग्राइंडर्स है, फिर ये वाला अलग है, उसका जग अलग है, ठीक है, इस तरह ऐसी प्रोडक्ट जिसके बहुत ज्यादा पार्ट्स हो, उसके पार्ट्स अगर एक भी गुम हो गया तो प्रोडक्ट बेकार हो जाती है। तो आपने ऐसी प्रोडक्ट भी नहीं करनी जिसके बहुत ज्यादा पार्ट हो, ठीक है, और अगेन इजीली ब्रेकेबल ना हो, शीशे की प्रोडक्ट ना हो, और स्मॉल हो प्रोडक्ट, लाइट वेट हो, इजी टू शिप हो, ताकि हमें आगे जाके उसके ऊपर कम से कम ही फीसिस पड़ रही हो। ठीक है, तो अब मैं अगर आपको सिंपल अल्फाज में कहूँ तो आपने पूरा क्राइटेरिया 100% मैच नहीं होता। मैं पहले ही बता दूं, ये मैंने जितनी बातें आपको बताई हैं जरूरी नहीं है कि सारी ही सारी मैच हों, लेकिन आपने बेस्ट बैलेंस फाइंड करना है। यू नीड टू फाइंड द बेस्ट बैलेंस ऑफ क्राइटेरिया। ठीक है, एंड देन ट्रैक द प्रोडक्ट रिकॉर्ड। आपने प्रोडक्ट का एक रिकॉर्ड भी देखना है। मैंने आपको बताया रिकॉर्ड आपने कैसे देखना है। रिकॉर्ड का सिंपल तरीका है, एक तो आप जंगल स्काउट पे जाके सेल्स चेक करो उसकी, कि उसकी सेल्स कितनी है, और इसके अलावा अगर आप उसके रिव्यूज को देखो तो उससे भी आपको पता चलेगा प्रोडक्ट अच्छी चल रही है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये 83,000 टाइम्स जो है वो सेल हुई है, मतलब 83,000 तो इसके ऊपर रेटिंग है, तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट अच्छी चल रही है, तो अभी तक यहाँ तक पहुंची है। तो इस तरह आपने ये भी देखना है कि प्रोडक्ट जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही हो, और आप 2 से 3 प्रोडक्ट जो है वो चूज करो, और 2 से 3 प्रोडक्ट्स चूज करने के बाद उनको सारे क्राइटेरिया पूरा उतरने के बाद उनका प्रॉफिट चेक करो। लेट सपोज एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट 30% है, एक का 32% है, एक का 40, तो जाहिर है आपने 40% वाले के साथ जाना है। इसमें एक प्रोडक्ट ढूंढने का मतलब ये नहीं कि बस एक प्रोडक्ट ढूंढी और बैठ गए, नो 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 नो, आपने फोकस करना है कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स हों, ताकि उसमें से आप अपने क्लाइंट को जो है बता सको। या फिर एक और मजे की बात, प्रोडक्ट ढूंढना इतना आसान काम नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। अब मैंने आपको सारा क्राइटेरिया पढ़ा दिया, अब आपने प्रोडक्ट को ढूंढना है, ठीक है, और प्रोडक्ट को ढूंढ के आपने मुझे सेंड करनी शुरू करनी है। और जब आप मुझे कोई एक प्रोडक्ट सेंड करोगे जो कि एक्सेप्टेबल होगी, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट क्लास भी करेंगे। और मैंने ये जो इतनी ढेर सारी इंफॉर्मेशन आज आपको प्रोवाइड कर दी है, वो भी सारी की सारी आपने नोट डाउन करनी है, ठीक है। इज इट ओके? चलें ठीक है, ओके, गुड लक, आप अच्छे से काम करो। अच्छा मेरी बात सुने, अभी मोस्ट प्रोबेबली ये जो कमिंग फ्राइडे, कमिंग वेनेसडे है ना, बल्कि कमिंग वेनेसडे क्या, कल ही वेनेसडे है, ठीक है। वेनेसडे से मेरी बेबी सिटर जा रही है छुट्टियों पे। बेबी सिटर असल में मोहम्मद को पकड़ती है, तो मैं क्लास वगैरह करती हूँ, चीजें करती हूँ, तो उसकी मौजूदगी में ही मैं क्लास वगैरह लेती हूँ। अब वो जा रही है छुट्टियों पे, और वो छुट्टियों पे जाके वापस आएगी, लंबी ही छुट्टियों पे जा रही है, तो उसने वापस आना है, यकम को जाना है, और उसने उससे अगले हफ्ते आना है, और मैं अब दोबारा जो है वो अवेलेबल होंगी आपको 14th को, ठीक है, 14th फरवरी को, 14th या 15th, पक्का नहीं पता, 14 या 15 को अवेलेबल होंगी, ठीक है। अब ये बीच में ढेर सारे दिन आते हैं, तो इन ढेर सारे दिनों को जाया नहीं करना, ठीक है। मैं आपको लाइव क्लास नहीं दे पाऊंगी, ठीक है, जिस तरह भी दे रही हूँ, मैं ये करूंगी कि जब भी पॉसिबल हो, अगर मोहम्मद सो रहा है या सुबह के टाइम में जल्दी उठती हूँ या रात को, जो भी मेरा बनता है पैकेज, मैं उस हिसाब से आपकी रिकॉर्डिंग करके आपको दे दूं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और मेरी रिकॉर्डिंग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है, ऐसा नहीं है कि यू विल फील कि मुझे समझ नहीं आया। और दूसरी बात ये भी कि अगर आपको नहीं भी आई समझ, तो मैं यहाँ पे हूँ, आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो अभी आज का काम कंप्लीट करके मुझे जमा कराओ, और अगली क्लास का फिर आप मुझे बता दो कि ठीक है मैंने कर लिया, आप मुझे रिकॉर्डिंग दे दें, ठीक है। तो फिर मैं उस हिसाब से अपनी ईज से आपको रिकॉर्डिंग कर दूंगी, और 15 तारीख से फिर हम लाइव दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे। इज इट ओके विद यू? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, मतलब और कोई है ही नहीं जो जिसको मैं करूं इसमें इन्वॉल्व, सो आई हैव टू जस्ट वेट फॉर हर, ठीक है। चलें, थैंक यू सो वेरी मच। हम चीज़ों को कंटिन्यू रखेंगे, आप अपना काम करें, और मैं भी इंशाल्लाह ताला आपको साथ साथ गाइड करती जाऊंगी, ठीक है। ओके, अपना ख्याल रखें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।